गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू अल्फा CUET। आज हम अपनी जनरल टेस्ट की तैयारी में जनरल नॉलेज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, एंशंट इंडियन हिस्ट्री। जनरल नॉलेज में आज हम एंशंट इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, फर्स्ट जो इसकी शुरुआत थी, जो इस टर्म को किसी ने दिया होगा, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये टर्म किसने दिया था? ये दिया था जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल कौन थे? ये ASI चीफ थे हमारे। ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है, ASI का फुल फॉर्म है ये। ठीक है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये हमारे प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री का पार्ट है। एक होता है प्री हिस्टोरिक, एक होता है प्रोटो हिस्टोरिक और एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये प्रोटो हिस्टोरिक जो है, ये प्री हिस्टोरिक और मॉडर्न हिस्टोरिक के बीच का समय होता है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक को हम कहते हैं प्रागितिहास, प्रोटो हिस्टोरिक इज आद्य इतिहास काल, मॉडर्न हिस्ट्री इज आधुनिक। मॉडर्न हिस्ट्री, प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब ये है, प्री हिस्टोरिक का पहले समझ लेते हैं। प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है? प्री हिस्टोरिक का मतलब है लिखने पढ़ने की कला तब हमें नहीं आती थी। प्रोटो हिस्टोरिक में आती थी, पर ये लोग क्या करते थे, इनका मेनली ये लोग पिक्चर्स, इनकी कोई खास कोई लिपि नहीं थी लिखने की, स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं, वो कुछ खास नहीं थी। ये लोग पिक्चर्स बना के अपने इमोशंस और जो भी ये कहना चाहते हैं, इसको ये कन्वे करते थे एक दूसरे को। और मॉडर्न हिस्ट्री तो आप सभी लोग जानते हैं, इसमें लिखने पढ़ने सबकी कला आ गई। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है, ये था 3300 BC से लेकर 1300 BC तक। ठीक है, अब देखिए, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जब इसकी खोज चालू हुई, तो ये कहाँ पे हुई? पहली साइट जो खोजी गई थी वो थी हड़प्पा। ठीक है, पहली साइट इसकी जो खोजी गई थी ये 1921 में खोजी गई थी। जबकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वेट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये 1861 में बन चुका था। ठीक है, लेकिन इसकी जो पहली साइट है वो खोजी गई थी कब? 1921 में। इसको खोजा था किसने? दयाराम साहनी ने। ठीक है, अब दूसरी जो है, दूसरी साइट क्या है? मोहनजोदारो। ये कब खोजी गई थी? इसके एक साल बाद, 1922 में। इसे किसने खोजा था? RD बैनर्जी ने। ठीक है, मोहनजोदारो देखिए, ये लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट जिसे कहते हैं वो मोहनजोदारो है। मतलब सबसे बड़ा शहर या जो भी खोजा गया वो मोहनजोदारो था। उसके बाद अब मोहनजोदारो तो इंडिया में नहीं है, अब ये पाकिस्तान का पार्ट हो चुका है। तो अब इंडिया में सबसे बड़ी साइट कौन सी थी? राखीगढ़ी, ये हरियाणा में है। ये इंडिया की सबसे बड़ी साइट है। ठीक है, अब देखिए, अब पूरा जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खोज लिया गया था, तो उसकी कुछ कैपिटल सिटीज भी होंगी। तो कैपिटल सिटीज कौन सी थी? हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। ये दो मुख्य राजधानी भी कह सकते हैं इन्हें, राजधानी यहाँ पे मैंने लिखा है, ये दोनों सिटीज थी। ठीक है, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। फिर पोर्ट सिटीज, जो बंदरगाह थे, ये सारी की सारी सिटीज लगभग कहाँ पे स्थित थी? ये नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, तो ये बंदरगाह की सिटीज कौन कौन सी थी? ये थी लोथल, सुतका गेंडोर एंड दायमाबाद। ठीक है, नेक्स्ट, ये मैं आपको एक ब्रीफ दे रही हूँ, नोट्स, बस इन 2-4 स्लाइड्स में बस एक ब्रीफ है। इसके बाद मैं पूरा एक्सप्लेन पार्ट आगे बताऊंगी आप लोगों को। ये देखिए, सुरकोटदा जो है गुजरात, यहाँ पे क्या पाया गया था? घोड़े की हड्डियां, घोड़े के, सॉरी, साक्ष्य पाए गए थे। ठीक है, कालीबंगा, ये ऊंट की हड्डियां यहाँ पे पाई गई थी, ये राजस्थान में है। ठीक है, अब इस सिविलाइजेशन का मेन पार्ट क्या था? यहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब किसी चीज या किसी वस्तु के बदले में किसी और को कोई वस्तु देना। कोई यहाँ पे स्पेसिफिक कॉइन्स नहीं थे, कॉइन्स यहाँ पे नहीं चलते थे। जैसे किसी ने किसी को गेहूं दिया तो उसकी पास जो है
वो उसको, जैसे कॉटन है तो वो कॉटन दे देगा, बाजरा है तो वो बाजरा दे देगा, या फिर कुछ और चीजें जिसका उत्पाद वो लोग करते हो वो दे देते थे। कोई स्पेसिफिक कॉइन या फिर कुछ ऐसे नोट इशू नहीं होते थे वहां पे। मेन क्रॉप्स क्या थे इनके, अब देखिए ये वो जमाना था, बहुत पुराने जमाने की बात है ये। तो मेन क्रॉप्स, अब खेती से ही सारा काम चलता था, तो खेती भी ये लोग सब चीज की नहीं जानते थे, कुछ ही चीजें थी जो इनको मेन पता होती थी। तो मेन क्रॉप्स जो मुख्य फसलें थी इनकी क्या थी, गेहूं, जौ और कपास। कपास मीन्स कॉटन। ये बार्ले, इंग्लिश में भी आप जान लीजिए, ये वीट था। ठीक, वीट, बार्ले एंड कॉटन, गेहूं, जौ और कपास, इन तीनों की खेती ये लोग बहुत अच्छे से जानते थे और करते थे। कपास को सिंडन भी कहते थे, ग्रीक। ये लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता था इनका मेसोपोटामिया के साथ और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ। ये तीन मेजर सिविलाइजेशंस थी जो उस समय एग्जिस्ट करती थी, तो इनके साथ इंडस वैली के लोगों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी चलता था, लेन देन। ठीक है, तो ये लोग मेनली, जो इंडस वैली के लोग थे, ये एग्रीकल्चर बेस्ड काम करते थे, खेती वेती, तो इसी से बेस्ड ये लोग प्रोडक्ट उनको देते थे, और जो इनके पास नहीं था उसको ये बाय करते थे, बार्टर सिस्टम जिसे कहते हैं, ये करते थे। ठीक है, अब देखिए मुख्य फसलें तो ये थी, बट इसके अलावा ये लोगों को चावल का पता नहीं था इतना, लेकिन चावल के कुछ साक्ष्य पाए गए हैं। कहाँ पे पाए गए हैं, लोथल एंड रंगपुर, ये दो जगह हैं जहां पे चावल की भूसी या उसके साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, वैसे इन लोगों को इसका ज्ञान नहीं था उस समय। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बार मैप देख लीजिए, ये देखिए, ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है मांडा, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। यहाँ पे ये देखिए, ये मेजर सिटीज देखिए, यहाँ पे हरप्पा, सिंध पाकिस्तान, और देखिए सुतका गेंडोर, चाहुंदारो, मोहनजोदारो, और ये देखिए यहाँ पे इंडस रिवर। ठीक है, ये राखी गढ़ी, ये धोलावीरा, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इंडस वैली की। अब देखिए, अब मेन टॉपिक पे आते हैं हम अपने। वो तो सारे नोट्स थे, वो ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया कि ये लोग क्या करते थे, कैसे करते थे। अब यहां से मेन टॉपिक शुरू होगा। देखिए एरिया, इस सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका एरिया क्या, कितना बड़ा था। यह विश्व की सबसे बड़ी तथा प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, सबसे बड़ी भी थी और सबसे पुरानी भी थी। इसके पहले के पीरियड को, प्री हिस्ट्री को हम लोग पढ़ ही नहीं पाए थे। जब पढ़ ही नहीं पाए थे तो हमें पता कैसे लगेगा कि क्या था। तो हम लोग प्रोटो हिस्ट्री में है ना, ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है जिसको हम पढ़ पाए थे। ठीक है, तो ये सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, बहुत पुरानी, बहुत ज्यादा। टाइम पीरियड भी मैंने आपको बताया था, 3300 BC से लेकर 1300 BC तक था ये। ठीक है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। देखिए यह लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई है। एरिया देख रहे हैं आप, एरिया कितना ज्यादा है, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक, अब यह भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई है। पहले तो ये सारा एक ही था, इंडिया का ही पार्ट था, पार्टीशन के बाद अलग हुआ। तो पार्टीशन के बाद ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसको डिवाइड कर दिया गया। जब वो इंडस वैली था तब तो ये पूरा इंडिया का ही पार्ट था। यह एक त्रिभुजाकार सभ्यता है, ये ट्रायंगुलर शेप में है, मतलब इसका जो विस्तार है वो कुछ ऐसे ट्रायंगल शेप में है। ठीक है, यह कांस्य युगीन सभ्यता है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। चैल्कोलिथिक एज और ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, ये दो टर्म से इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। देखिए ब्रोंज क्या होता है, अब ब्रोंज एज सिविलाइजेशन ही क्यों कहते हैं, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन ही क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ औजार या हथियार पाए गए थे या कुछ चीजें ऐसी पाई गई थी जिसमें ब्रोंज यानी कांस्य धातु का प्रयोग था। ठीक है, तो इसलिए इसको ब्रोंज, मतलब इस एज में, इस सभ्यता में ब्रोंज का उपयोग करना लोगों को आ गया था।
अब ब्रोंज क्या होता है? ब्रोंज मतलब है कॉपर प्लस टिन, Cu प्लस Sn। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ब्रोंज का, Cu प्लस Sn। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब ये कहां से कहां तक इसका विस्तार था? जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट था वो था मांडा। मांडा कहाँ पे है? कश्मीर में। और ये जितने भी इसके जो सिटीज थे या शहर कह लीजिए आप लोग, ये किसी ना किसी नदी के किनारे बसे थे, क्योंकि एग्रीकल्चर इनका मेन प्रोफेशन था, इसलिए ये हमेशा किसी ना किसी नदी के किनारे ही बसे थे। ठीक, तो ये जो मांडा था ये चिनाब नदी के पास था, कश्मीर में चिनाब, ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट था। अब ये साउथ में देखिए कहां तक फैला था? दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। और ये किस नदी के किनारे था? प्रवरा नदी के किनारे। ठीक है, अब यहां पे देखिए वेस्ट में, वेस्टर्न मोस्ट जो इस सिविलाइजेशन का पार्ट था वो था सुतका गेंडोर। ये कहां था? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान तक फैला हुआ था और ये दास्क नदी के किनारे था। ठीक है, जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट था वो था आलमगीरपुर। ये कहां था? यूपी में, उत्तर प्रदेश, यहां तक फैला हुआ था ये। और ये किस नदी के किनारे था? हिंडन नदी के किनारे। अब विस्तार देख सकते हैं, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो ये इतने नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट, साउदर्न मोस्ट पार्ट, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट, ये इतनी बड़ी जगह में फैला हुआ था। ठीक है, और हर शहर एक प्रॉपर नदी के किनारे बसा हुआ था। ये लोग उसी जगह मूव ही करते थे जहां पे इन लोगों को पानी की सुविधा हो, क्योंकि उस समय इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस तो हुई नहीं थी कि ये लोग पानी कहीं से भी जुगाड़ कर सकें या कुछ और कर सकें। तो ये लोग जाके बसते ही ऐसी जगह थे जहां पे पानी हो, किसी नदी के किनारे। अब देखिए इसका पीरियड क्या है, काल। अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये इतने 100 साल, इतने 1000 साल पुरानी थी? कुछ तो रीजन होना चाहिए ना। साइंटिस्ट ने तो इसको खोजा कब? 1921 और 1922 में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे 1861 में हुआ, उसके बाद इसको खोजा कब गया? पहली साइट खोजी गई 1921 में। 1921 के लोगों को क्या पता कितनी पुरानी है ये? तो उस समय कार्बन डेटिंग की गई इसकी। कार्बन डेटिंग क्या होता है? कार्बन डेटिंग एक टाइप का मेथड होता है जिससे पता लगाया जाता है कि फॉसिल या रॉक या जो भी मेटल्स वगैरह हैं उनकी एज कितनी है। ठीक है, तो समय का निर्धारण C14 या आइसोटोप है कार्बन का, पद्धति से किया जाता है। एज इज कैलकुलेटेड बाय C14 डेटिंग। और ये देखिए ये मैच्योर पीरियड है, मतलब इस समय पर ये सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा फल फूल रही थी, मतलब पीक पे थी। कोई भी सिविलाइजेशन अभी जस्ट शुरू हुई है, वो सबसे ज्यादा फल फूल कब रही थी? 2600 से 1900 BC तक। ठीक है, नई एनसीईआरटी के अनुसार ये पीक था इसका, जो सबसे ज्यादा फल फूल रही थी ये। नेक्स्ट, अब देखिए, अब हमें प्लेसेस पता होने चाहिए कि पहली देखिए ये फर्स्ट साइट थी इंडस वैली की, ये आप सबको पता है, अभी मैंने बताया अपनी फर्स्ट स्लाइड में ही, फर्स्ट सेकंड स्लाइड में ही बताया, हड़प्पा। अब हड़प्पा कहाँ पे है? स्थिति, इसकी प्लेस मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट है। ये कहाँ? पाकिस्तान में। पहले इंडिया का पार्ट था लेकिन अब पाकिस्तान का। ये पहले जिला था, अब जिले का नाम ये हो गया है शाहीवाल, जिले में शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट हो गया है। ठीक है, पहले मोंटगोमेरी भी आएगा तो वो भी सही है, अब अगर शाहीवाल लिख के है तो वो भी सही है। स्थिति हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में। मोंटगोमेरी जिले पाकिस्तान। अब ये किस नदी के किनारे है? यहाँ पे भी सिविलाइजेशन नदी के किनारे ही थी। किस नदी के? रावी, रावी रिवर के बैंक्स पे है ये। उत्खनन करता, किसने इसकी खोज की, किसने इसको खोज के निकाला? तो ये कौन थे? दयाराम साहनी इन 1921। ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही। फिर अब यहाँ पे क्या क्या मिला? खोजा गया तो हर जगह पे कुछ ना कुछ नया मिला था। ये इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है जीके का कि किस जगह पे क्या मिला। कोई भी एक चीज दे देगा कि जैसे ऊंट की हड्डियां कहाँ मिली, चावल कहाँ मिले, ऐसे प्रॉपर। तो हड़प्पा में क्या मिला वो चीजें यहाँ पे लिखी हुई। R37 करके एक कब्रिस्तान है, वो मिला था। इक्का गाड़ी, बुलक कार्ट, वो मिली थी। श्रृंगार पेटिका मिली थी और स्वास्तिक का निशान मिला था। स्वास्तिक सिंबल
ये जो ये वाला बनाते हैं हम लोग, ये यहीं पे मिला था पहली बार हिस्ट्री में, यहीं पे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको एकदम, कहाँ पे क्या मिला था, किसने उसकी खोज की थी, किस प्लेस में वो प्रेजेंट है, ये तीन चीजें तो एकदम याद ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये देखिए, ये भी चीजें मिली थी यहाँ पे, नदी तट पर 12 अन्नागार, ग्रेनरीज जिसमें अन्न रखते हैं। ये देखिए, जब खुदाई हुई थी उसके बाद ऐसे ग्रेनरीज मिली थी, देखिए कितने प्रॉपर ब्रिक से बनाया हुआ है इनको। उस जमाने में ये बर्न्ड ब्रिक से बनती थी, जली हुई ईंटों से, लाल ईंट, बर्न्ट ब्रिक्स। ठीक है, 12 अन्नागार मिले हैं जो 2 लाइनों में है, पास 6-6 करके 2 लाइन। पास में अनाज साफ करने का चबूतरा भी मिला है। इतने एडवांस थे ये लोग उस जमाने में भी, देखिए। और ये सारी हड़प्पा की बात हो रही है अभी। अब देखिए, अब जो सेकंड साइट फाउंड की गई थी, खोजी गई थी, वो कौन सी थी? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो कहाँ पे स्थित है? लरकाना डिस्ट्रिक्ट है, सिंध, पाकिस्तान में। ये भी पाकिस्तान में, जो 2 सबसे बड़ी साइट्स हैं, जो कैपिटल सिटीज हैं, मतलब राजधानी या बड़े शहर कह लो जिसे, वो दोनों पाकिस्तान में प्रेजेंट है। सिंध में है ये, पाकिस्तान में। ठीक, अब ये किस नदी के किनारे है? वो किस नदी के? रावी नदी के किनारे था, और ये सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, अब देखिए, अब मोहनजोदारो का एक मीनिंग भी है। शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड, ये इसका मतलब होता है। मोहनजोदारो का मतलब यही होता है, मृतकों का टीला। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे क्या क्या मिला है। विशाल स्नानगार, नहाने के लिए रिलीजियस बात करते थे लोग, मतलब कोई पूजा या परंपरा प्रतिष्ठान जो भी करते थे वो लोग, तो इस विशाल स्नान घर में वो लोग स्नान करते थे। इसका आकार क्या था? ये इतने आकार की थी। इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई थी। इन लोगों को सीढ़ियों का भी ज्ञान था, ये लोग प्रॉपर स्टेप्स भी बनाते थे कहीं उतरने चढ़ने के लिए। ठीक है, इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष भी मिले हैं, मतलब जो महिलाएं थीं अगर वो वस्त्र बदले नहा के उस पवित्र कुंड में, या जो भी ये स्नान घर था, तो उसके लिए यहाँ पे वस्त्र बदलने की भी व्यवस्था थी। ठीक है, ये सब खोजा गया था वहां पे। 3 तरफ बरामदे भी हैं। अब देखिए, यहाँ पे भी ग्रेनरी, अन्नागार फाउंड किया गया था, यहाँ पे भी ग्रेनरी मिली थी। महाविद्यालय के साक्ष्य भी मिले हैं। महाविद्यालय मतलब पढ़ने के लिए जगह, ये लोग शिक्षा भी लेते थे। नर्तकी की मूर्ति जो धातु की बनी हुई, ये देखिए, ये जो फिगर है ये भी वहां से मिला है। ये देखिए, उस जमाने में ये लोग कितनी अच्छी से तराशते थे मूर्तियां। ये देखिए, ये मिली हुई है। पुरोहित राजा की मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में है, ये भी मिली थी। ये जो है ना, ये पार्ट, ये वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्नानगार भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पूछ सकता है आपसे। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, यहां से देखिए, यहां से एक सील भी बरामद हुई, मुहर जिसे कहते हैं हिंदी में। ये देखिए, ये लोग कितने अच्छे से सील, और ये देखिए, ये लोग कोई स्क्रिप्ट नहीं जानते थे ना, तो पिक्चर्स बनाते थे बस। और ये देखिए, ये सील किसकी बनी होती थी? स्टीएटाइट की और लाइमस्टोन की, जिसे टैल्क कहते हैं। सिल खड़ी या टैल्क जिसे कहते हैं, उससे ये बनी होती थी। ये इनकी जो मुहर है, ये देखिए, इसमें पिक्चर्स बनी हुई हैं प्रॉपर, कुछ लिखा नहीं गया है। और ये लोग देखिए, ये इन लोगों के लिखने का तरीका भी कितना डिफरेंट था। ये लोग, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, लेफ्ट टू राइट, ये लोग उल्टा लिखते थे, ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे, ऐसे। ये काफी डिफरेंट है इन लोगों का। ये देखिए, अब जो थर्ड प्लेस थी, लोथल। लोथल मैंने आपको बताया था, ये पोर्ट सिटी था, बंदरगाह।
ठीक है, लोथल अब कहाँ पे प्रेजेंट था? गुजरात, ये इंडिया में प्रेजेंट है, वो दोनों पाकिस्तान में थे, ये इंडिया में है। अब ये भी देखिए किसी नदी के किनारे ही होगा, तो ये किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। अब उत्खनन करता, अब इसकी खोज किसने की थी? SR राव या रंगनाथ राव ने की थी, ठीक है। यहां से गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड मिलता है, यह सिंधु घाटी की सबसे बड़ी कृति है। जो डॉकयार्ड है, ये सिंधु घाटी में सबसे बड़ी चीज फाउंड हुई थी, मतलब एरिया में सबसे बड़ी चीज फाउंड हुई थी, डॉकयार्ड जो है। अब यहां से देखिए, अब और चीजें भी मिली होंगी। मनके मतलब बीड्स बनाने का कारखाना, मनके, ये लोग ज्वेलरी भी पहनते थे, काफी शौकीन थे ये लोग सजने संवरने के भी, ये लोग ज्वेलरीज भी पहनते थे, बीड्स की ज्वेलरी। फिर चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, ऑल्दो इन्हें चावल का कोई खास ज्ञान नहीं था, बट यहां से इनको चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं, चक्की के 2 पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मिला है। हर जगह पे अलग अलग चीजें मिली हैं, और किस जगह पे क्या चीजें मिली हैं ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, धौलावीरा, ये कहां पे प्रेजेंट है? गुजरात में, ठीक है। यह शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है, नहीं पे ध्यान दीजिए। अभी तक जितने भी हम लोगों ने 3 सिटीज पढ़ी थी वो प्रॉपर किसी नदी के किनारे थी, अब यहां पे लिखा गया है किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है, ठीक। अब इसकी खोज किसने की थी? इसके उत्खननकर्ता कौन थे? रविंद्र सिंह बिष्ट, इसकी खोज इन्होंने की थी। यह शहर 3 भागों में विभाजित है, ये जो शहर की खोज हुई थी धौलावीरा करके, जो गुजरात में है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था, पूर्व, मध्य और पश्चिमी। नेक्स्ट, यहां से 16 कृत्रिम जलाशय मिलते हैं, 16 छोटे छोटे जलाशय मिलते हैं यहां से। स्टेडियम के भी साक्ष्य मिलते हैं, सूचना पट जो पॉलिश युक्त है, नोटिस बोर्ड जो पॉलिश किया गया था वो भी यहां से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब चहुंदारो, ये कहां पे स्थित है? सिंध पाकिस्तान, अब ये भी पाकिस्तान में है। इंडिया की सबसे बड़ी साइट कौन सी थी? राखीगढ़ी, जो हरियाणा में थी। चहुंदारो कहां पे? सिंध पाकिस्तान में। इसके उत्खननकर्ता कौन है? NG माजुमदार, इनकी हत्या कर दी गई थी डाकुओं द्वारा। यह एक औद्योगिक नगरी थी, मतलब बिजनेस वगैरह यहाँ पे काफी होता था। मनके के कारखाने मिलते हैं, मनके मतलब बीड्स, बीड्स के यहाँ पे कारखाने मिलते हैं। और यहाँ पे एक और चीज, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य, मतलब जो भी स्मॉल स्मॉल भी चीजें मिली थी ना वो भी मेंशन कर दी गई हैं कि क्या क्या मिला था। सारी याद करने की जरूरत नहीं है, मेजर यही यही पार्ट होता है, सिटी कहाँ पे है, कौन है, किस नदी के किनारे, बस ये मेजर। और अगर कोई अतरंगी चीज हो तो वो, बस पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, छोटा सा नोट्स बनेगा इसका, बस प्रॉपर 1-2 पेज का, इससे ज्यादा नहीं। अब क्या, सुरकोटदा, ये गुजरात भारत में है। घोड़े की हड्डियां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए ये चीज ना ये पूछ सकता है। सिंधु घाटी के लोगों को घोड़ों का ज्ञान नहीं था, फिर भी यहाँ पे घोड़ों की हड्डियां मिलती हैं, मतलब वो लोग, उन लोगों के पालतू पशुओं में कुत्ता बिल्ली ये सब आते थे, वो घोड़ों से कोई काम नहीं लेते थे, लेकिन यहाँ पे घोड़ों की हड्डियां मिली हैं, तो ये एक्सेप्शन हो गया सुरकोटडा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, कुनाल, ये हरियाणा में था, और यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिलते हैं। चांदी के मुकुट कहाँ से मिलते हैं? कुनाल, हरियाणा। दायमाबाद, महाराष्ट्र, ये साउदर्न मोस्ट था, सबसे दक्षिणी,
इंडस वैली का, जो मैंने प्लस वाला समझाया था ऐसे करके, यहाँ पे दायमाबादी था। ठीक है, ये धातु का रथ मिला है यहाँ पे, जब खोजा गया, इसकी खुदाई की गई तो यहाँ पे धातु का रथ मिला था। नेक्स्ट, रोपड़। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, ये यहाँ पे मिलता है। हर जगह पे कुछ कुछ नया मिल रहा था, तभी हर जगह को पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज्यादा नहीं। कालीबंगा, ये राजस्थान में, एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था, इन लोगों को सर्जरी वगैरह भी आती थी। अब भाई लोग हैं, बीमार भी पड़ेंगे उस समय, तो कुछ ना कुछ तो करते होंगे ना, तो उसका प्रूफ मिल गया इन लोगों को कि भाई इनको थोड़ी बहुत सर्जरी वगैरह और ऑपरेशन वगैरह की भी जानकारी थी, ये लोग कुछ ना कुछ अपने लिए कर लेते थे। हाँ, अब देखिए, अब ये जो मेन इंपॉर्टेंट आता है, ये है टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन। ये लोग कैसे करते थे? ये हमसे ज्यादा एडवांस लोग थे। यह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कह सकते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता। यह अपने विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये लोग इतने अच्छे से अपनी टाउन प्लानिंग करते थे जितनी आज भी नहीं होती है। आज भी लोग कहीं भी कुछ भी बना देते हैं, बट इनका एक प्रॉपर मैप होता था जिसके अकॉर्डिंग ये लोग सारी चीजें बनाते थे, कुछ भी इधर से उधर नहीं होता था इनका। नगर 2 भागों में बटे हुए होते थे, पूर्वी भाग या आवासी भाग होता था। आवासी मतलब रहने का, जो पूर्वी भाग होता था, नॉर्दर्न पार्ट। पूर्वी भाग या आवासीय भाग होता था। नेक्स्ट, पश्चिमी जो वेस्टर्न था, वो ईस्टर्न था, ये वेस्टर्न था। ठीक है, पश्चिमी भाग, यह हिस्सा दुर्गीकृत होता था एवं ऊंचे टीले पर स्थित होता, इसको थोड़ा ऊंचा बनाया जाता था। मतलब प्लानिंग देख रहे हैं, लेवल ऑफ प्लानिंग देखिए यहाँ पे। जो पूर्वी था वो नॉर्मल था, उसमें रहने के लिए लोगों को। ये पश्चिमी भाग था, वो ऊंचा थोड़ा बनाया जाता था। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 डिग्रीज पे एक दूसरे को काटती थी, मतलब सड़कें कुछ ऐसी होती थी। वेट, ऐसे, इससे हवा पानी बहुत अच्छे से क्रॉस होता था लोगों की। खिड़कियां इनकी नहीं खुली रहती थी बाहर, अंदर की तरफ खुली रहती थी। रोड पे कोई नहीं खिड़की खुलती थी, ये 90 डिग्रीज का एंगल बनाती थी। ठीक है, शहर ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए होते थे। ग्रिड पैटर्न पे इनके शहरों को देखिए, ये प्रॉपर ऐसे मैप्स, इतने तो आज भी नहीं होते जितने बढ़िया इन्होंने तब बनाए थे। ये देखिए, ये एक मतलब ऐसी पिक्चर तो नहीं मिली, बट ऐसे इमेजिन करके कि ऐसे होते होंगे। ये देखिए, प्रॉपर एक लाइन से सारे घर, कुछ ऊंचे। ये देखिए, ये नॉर्मल नीचे हैं, इतने पास से तो मेरे को फोटो क्लियर नहीं हो रही है, बट आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट, घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोथल अपवाद है, मतलब एक्सेप्शन है लोथल का। यहाँ पे जो दरवाजे थे वो बाहर खुलते थे। घरों में सामान्यतः 3 से 4 कक्ष होते थे, रसोई आंगन होता था। मतलब नॉर्मल सारे घरों की लगभग लगभग बनावट एक ही जैसी होती थी, ज्यादा कोई इधर उधर नहीं करता था। उन्हें सीढ़ियों का भी ज्ञान था। ये देखिए, ये ग्रेट बात में भी हमने देखने को मिला था, स्नान घर में भी देखने को मिला था। वहां से सीढ़ियां थी प्रॉपर, उसके अंदर से ऐसे उतर के वो स्नान करके फिर ऊपर चले जाते थे ऐसे सीढ़ियों से। कुछ घरों से कुओं के भी साक्ष्य मिलते हैं। कुआं, पानी के लिए ये लोग कुओं का उपयोग करते थे, या तो नदी या तो कुआं। इन नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था थी, ड्रेनेज सिस्टम जिसे कहते हैं। बहुत प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनते थे, इनकी नालियां बहुत ही प्रॉपर।
बनाई जाती थी। इनको ईंटों से ढका भी जाता था। जैसे अभी तक भी आई थिंक इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऐसी खुली हुई नालियां रहती हैं, कूड़ा बाहर आ रहा है, ये आ रहा है, नहीं, ये लोग हमसे ज्यादा एडवांस थे। ये अपनी नालियों को प्रॉपर ईंटों से ढकते थे, सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, मतलब कच्ची ईंटों का नहीं, इसको प्रॉपर पकाते थे। नेक्स्ट, अब इनकी पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या क्या थी। ये थी जानकारी का अभाव है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पता, हम लोग गैस ही कर सकते हैं ना, अब उतनी पीछे हम लोग कैसे, कोई तो है नहीं यहाँ पे जिंदा, तो सिर्फ गैस कर सकते हैं। जानकारी का अभाव है। संपूर्ण संभवतया पुरोहित वर्ग के पास शासन होता होगा, जो पुरोहित थे, जो पूजा पाठ कर्म कांड कराते थे, उन्हीं के पास लगभग शासन हुआ करता था। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी, मतलब जहां तक ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी वहां तक लोग लगभग सेम रूल्स को फॉलो करते थे। कोई अपना ये नहीं कि यहाँ पे अलग रूल चल रहा है, वहां पे अलग रूल चल रहा है ना, लगभग जितना जितना बड़ा ये सिंधु घाटी सभ्यता था, सब में लोग एक प्रॉपर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसको फॉलो करते थे, ज्यादा 3-5 नहीं करते थे लोग। सामाजिक स्थिति, अब सोशल स्टेटस क्या था इनका। सोशल स्टेटस मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे, मतलब एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए आज पितृसत्तात्मक हो गया है आजकल, तो मात्र सत्ता मतलब हेड ऑफ द फैमिली जो रहेगी वो हमेशा कोई औरत ही रहेगी, या तो उनकी माँ होती थी, या तो कोई घर की बड़ी औरत, या जो भी, लेकिन हेड हमेशा ज्यादातर मोस्ट में कोई लेडी ही रहती थी। ठीक है, संयुक्त परिवार होते थे, देखो जॉइंट फैमिलीज जिनको चलाती थी औरतें। समाज संभवतः 4 भागों में विभाजित था, पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग। मेजर डिवीजन जो था वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पर, मतलब जो काम करते हैं उनके बेसिस पे डिवीजन था, जात के बेसिस पे नहीं था। जो काम करते हैं, जैसा काम करते हैं उस बेसिस पे डिवीजन था। ठीक है, बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्ति मिलती है, मतलब जो देवियों की मूर्तियां काफी ज्यादा अमाउंट में वहां पे मिली हैं। ये नहीं कि सिर्फ मेल जो गॉड थे उन्हीं की पूजा होती थी, नहीं, यहाँ पे शक्ति की पूजा भी होती थी, धरती की पूजा होती थी, और एनवायरमेंट की भी पूजा होती थी। सबकी पूजा एक लगभग कोई फीमेल के रूप में ही होती थी यहाँ पे, लगभग। यह शांति प्रिय लोग थे क्योंकि अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिलते हैं। हथियार कम मिलते हैं तो ऑब्वियस ही बात है बहुत शांति रही होगी, समाज में अच्छी व्यवस्था होगी, लोगों को लड़ने झगड़ने नहीं सीखे होंगे वो लोग, आजकल की तरह थोड़ी ना। ये देखिए, ये कुछ हथियार हैं, मतलब ऐसे लगभग ये लोग हथियार बनाते थे। या तो उनके देखिए, या तो हथियार उनके स्टोन के होते थे, मतलब पत्थर के, या तो ब्रोंज के होते थे। आयरन का इन्हें कोई खास ज्ञान था ही नहीं, मतलब ज्ञान ही नहीं था लगभग। या तो स्टोन के या तो ब्रोंज के हथियार होते थे, इसी से ये अपना काम चलाते थे। तो बहुत कम मात्रा में थे, मतलब काफी शांति रही होगी, पीस रहा होगा वहां पे। अब देखिए, पुरुष एवं महिलाएं श्रृंगार करते थे एवं जवाहरात पहनते थे। देखिए, मन के कारखाने कई जगह मिले हैं ना, तो मैंने आपको उस समय भी बताया था कि ये लोग श्रृंगार करते थे। लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी तो वैसे भी रहे होंगे क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड था इकोनॉमी इनका, एग्रीकल्चर पे पूरी इकोनॉमी चल रही थी इनकी। मांसाहारी इसलिए थी क्योंकि जंगलों में ज्यादातर जंगली होते थे, तो ये जानवरों को मार के खा जाते थे। शतरंज एवं मुर्गे की लड़ाई इनके प्रिय खेल थे। शतरंज देखिए, उस समय से इंडिया में शतरंज उस समय से है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। यह आत्मा व पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अब ये रिलीजियस स्टेटस इनका, ये धर्म में कैसे मानते थे, क्या धर्म मानते थे ये लोग, तो पुरुष एवं महिला देवताओं को
का पूजन करते थे। महिला पुरुष दोनों देवताओं का, मेजॉरिटी ये महिला देवता का ही पूजन करते थे। इस काल में देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं, लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुए थे। जैसे आजकल बहुत सारे मंदिर होते हैं ना, उस समय मंदिर मिले ही नहीं इन लोगों को, क्योंकि ये लोग पूजा तो करते थे पर कोई मंदिर नहीं बनाते थे। ये अंधविश्वासी थे, जादू टोने टोटके में विश्वास करते थे। अंधविश्वासी भी थे, पुराने जमाने के थे, पढ़ाई का अभाव था ज्यादा, तो ये जादू टोने और टोटके में विश्वास करते थे। बलि प्रथा में विश्वास करते थे, मतलब जानवरों की बलि देना किसी भी धार्मिक काम करने से पहले या कुछ भी करने से पहले, तो ये लोग बलि में काफी विश्वास रखते थे। अब देखिए, अब कालीबंगा जो था वहां से हवन कुंड के साक्ष्य भी मिले हैं, मतलब ये लोग हवन पूजा भी करते थे। मंदिर नहीं मिला, बाकी सब मिला। इन्हें ध्यान व योग का भी ज्ञान था। ये देखिए, योगा भी करते थे ये लोग उस समय, हम लोग आज भी नहीं करते हैं, वो लोग उस समय योगा भी करते थे, हेल्दी रहते थे। मोहनजोदारो से एक मुहर मिलती है जिस पर आधा शिवा का चित्र मिलता है। मोहनजोदारो से एक सील मोहर प्राप्त हुई जिसमें आधा शिवा का चित्र मिलता है। जॉन मार्शल ने इसे पशुपतिनाथ भी कहा है। पशुपतिनाथ का मतलब क्या होता है? पशुओं और इंसानों दोनों के देवता पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का मंदिर भी है नेपाल में। अब इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी? आर्थिक स्थिति भी होती है ना कुछ, ये इकोनॉमिकली कैसे थे, बहुत गरीब थे, अमीर थे, क्या थे? तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये लोग नदियों के किनारे बसते ही इसलिए थे क्योंकि इनका 90% ऑफ द काम कृषि से होता था। अधिशेष उत्पादन होता था जिन्हें बड़े बाजारों में बेचा, और जो एक्स्ट्रा अपने खर्चे के लिए रख के और जो एक्स्ट्रा बचता था वो लोग इसको एक्सपोर्ट कर देते थे, दूसरे शहर में या दूसरे कहीं बेच देते थे। तो उससे कुछ भी इनको बार्टर सिस्टम में जो कुछ और चीजें चाहिए होती थी वो मिल जाती थी। गेहूं, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। इन्हें चावल एवं बाजरे का ज्ञान नहीं था। चावल और बाजरे का ज्ञान नहीं था, लेकिन इसके साक्ष्य मिलते हैं, वो मैंने आपको आगे बताया था। लोथल से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। ज्ञान नहीं था फिर भी यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। ये देखिए, धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य। ये पशुपालन भी किया करते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता एवं बिल्ली इनके प्रिय पशु थे। वेट, ये सारे पशु जो थे इन सबका ये पालन करते थे। यह ऊंट, घोड़ा, हाथी से परिचित नहीं थे, इन जानवरों से परिचित नहीं थे, पर इन दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। विदेशी व्यापार होता था। मेसोपोटामिया की सील यहां प्राप्त हुई है। ठीक है। खारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी को मेलुहा कहा गया है। मेलुहा सभ्यता, ठीक है। जो दूसरे थे जैसे मेसोपोटामिया वगैरह वाले थे और जो यूरोपियन साइड अलग अलग थे, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा के नाम से भी जानते थे। वो लोग मेलुहा के नाम से ही जानते थे। जैसे हम इंडियंस हैं तो हम सिंधु घाटी जानते हैं ना, वो इसको उनके जो किताबें या फिर जो भी थी उसमें इन लोगों को मेलुहा नाम से लिखा जाता था। कपास की विश्व में प्रथम खेती भारत में हुई थी। कपास मतलब कॉटन। यह सोने व चांदी का प्रयोग करते थे। सोना चांदी इनको पता था, प्रयोग भी करते थे। लोहे से परिचित नहीं थे। आयरन वो वैदिक सिविलाइजेशन का पार्ट बन गया। आयरन एज, ये ब्रोंज एज में थे, इनको ब्रोंज पता था, आयरन नहीं पता था। बालाकोट से शंख उद्योग के अवशेष मिलते हैं। शंख उद्योग मतलब शंख का भी ये व्यापार करते थे। ठीक है। नेक्स्ट, लिपि। अब स्क्रिप्ट, इन्हें लिपि का ज्ञान था। यह भाव चित्रात्मक लिपि थी, मतलब जो इन्हें फील होता था वो इसके चित्र बनाते थे।
लिपि का ज्ञान था, पर वो लिखने वाली प्रॉपर लिपि नहीं, जिसमें जैसे हम लोग लिखते हैं हिंदी देवनागरी में, वो लिपि का ज्ञान नहीं था इन्हें। इन्हें था मतलब कोई ड्राइंग पेंटिंग, जैसे सील्स पे इन्होंने बनाई हुई थी ना वो पिक्चर्स, वैसे ये पिक्चर्स बनाते थे अगर इन्हें कुछ भी कन्वे करना होता था एक दूसरे को। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट। इसे गौमुख साक्षर लिपि भी कहा जाता है। इससे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। पढ़ा इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि पिक्चर से आदमी कितना ही क्या पढ़ लेगा। थोड़ा बहुत जो हम लोग डिसाइफर कर पाए उतना हम लोगों ने कर लिया। मूर्तियां एवं मुहरें, ये देखो यहाँ 3 तरह की मूर्तियां मिलती हैं। पूरे सिंधु घाटी में 3 तरह की मूर्तियां मिलती हैं। धातु की, या तो मेटल की, मेटल, स्टोन पत्थर, मिट्टी, टेराकोटा। टेराकोटा मतलब क्ले। टेराकोटा इज अ टाइप ऑफ क्ले। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, दायमाबाद से धातु का रथ। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। मोहनजोदड़ो से पत्थर की पुरोहित राजा की मूर्ति, टेराकोटा से मातृदेवियों की मूर्तियां, ये सब बनाए जाते थे इस सभ्यता में। ये जो हेडिंग्स है ना, ये और इससे पहले राजनीतिक और ये धार्मिक और ये सबको मिला के है, पूरी सिंधु घाटी को मिला के। ये एक एक शहर के लिए नहीं बताया जा रहा है, ये पूरी सिंधु घाटी को मिला के। अब ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं ना, वो मैं पढ़ती हूँ। कुछ बच्चे जो हिंदी में कमेंट नहीं करते हैं, हिंदी की स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं, वो भी पता नहीं क्या क्या ही लिखते हैं, वो वही जाने। मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, लेकिन काफी ट्रोल कर देते हैं मेरे को कि मैडम ऐसे नहीं पढ़ाती, मैडम ऐसे नहीं पढ़ाती। अब पढ़ा रही हूँ ना, ध्यान से पढ़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, मतलब क्यों ये डिक्लाइन हुई, ठीक है। गार्डन चाइल्ड व मार्टिमर व्हीलर के अनुसार, मतलब ये जो है इनके अनुसार इसके डिक्लाइन होने का कारण क्या था, पतन का कारण? आर्यों का आक्रमण। आर्यों ने इन पे आक्रमण कर दिया। आर्यों के पास घोड़े थे और बाकी व्यवस्थाएं थी, और वो लंबे भी थे काफी और पावरफुल भी थे। उनके पास कई सारे हथियार भी थे जो नए जमाने के थे। तो उन्होंने आक्रमण कर दिया और उनको भगा दिया यहाँ से। यहाँ पे अच्छी खासी फल फूल रही थी, जमीन अच्छी थी, भगा दिया। SR राव, सर जॉन मार्शल व मैके के अनुसार, मतलब बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग तर्क दिए। हर एक लोगों का यहाँ पे तर्क लिखा है, मतलब इस पर्टिकुलर आदमी ने या इन दोनों तीनों ने मिलके क्या तर्क दिया। तो इनके तर्क के अकॉर्डिंग बाढ़ आ गई, लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया, रहने लायक नहीं बचा कुछ भी, तो वो लोग वहां से छोड़ के चले गए। सर जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता, मतलब प्रशासन में कोई अच्छा कोई बदलाव नहीं आ रहा था, एकदम ठीक है ठाक है चल रहा था, तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, तो वहां से चले गए। अमलानंद घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो गया, नदियां शायद सूख गई होंगी उस समय, या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी होगी, या मौसम चेंज होने लगे होंगे, गर्मी सर्दी का कुछ हुआ होगा, फसलें उनकी खराब होने लगी होंगी, जानवर उनके कुछ इधर उधर होने लगे होंगे, तो वो लोग वहां से छोड़ के चले गए अब दूसरी जगह जहाँ पे अच्छा हो। UR कैनेडे के अनुसार प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर, मैंने बताया वो बाढ़ वाला रीजन, वो सेम, या फिर कोई और प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता कि बाढ़ ही हो। इनके अनुसार माघो स्वरूप वत्स के अनुसार नदियों के अपना रुख बदल दिया, नदियों ने अपना रुख बदल दिया। मतलब पहले ऐसे अगर फ्लो कर रही थी तो मान लीजिए थोड़ी ऐसे हो गई, थोड़ी ऐसे हो गई, कुछ तो हो गया। तो जहाँ पे लोग रहते थे वहां पे पानी आना थोड़ा सा कम हो गया या बंद हो गया, तो लोगों ने वहां से जगह ही चेंज कर दी। भाई खेती करते थे तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी के साधन भी, कितना ही पानी कोई ढो सकता है। निष्कर्ष क्या निकला, इतनी विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत से सारे कारण जिम्मेदार या उत्तरदायित्व रहे होंगे। मतलब कोई एक रीजन स्पेसिफिक नहीं हो सकता ना, क्योंकि रिटर्न नहीं है कहीं भी कि हाँ भाई इसी कारण से ये लोग यहाँ से गए, कोई रीजन नहीं है। ये लोग के पतन का कारण, मतलब ये जो 4 5 6 कारण दिए हुए हैं, इसमें से कोई हो सकता है, अंदाजा लगाया गया इसमें से कोई हो सकता है, और होगा भी इसमें से कोई एक, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। कालीबंगा, राखीगढ़ी और धौलावीरा पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल थे।
और रंगपुर और रोजदी ये उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल थे। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक पूर्व हड़प्पा कालीन, उत्तर। ठीक है, बस इतना ही है आज तक, आज की स्लाइड में पूरा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट मैंने नोट्स आपको बनवा दिए हैं, इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके। जैसे मैंने कहा ना कि इंपॉर्टेंट चीजें, बस ज्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें, किसने क्या खोजा, किस नदी के किनारे है, क्या इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही। थोड़ा सा मैप देख लीजिएगा एक बार, और इंपॉर्टेंट जो नोट्स मैंने हैंड रिटन दिए थे ना वो एक बार कर लीजिएगा आप लोग पूरा। और थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दीजिए आप लोग, कमेंट करने से ज्यादा थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।